देखो चैप्टर का नाम है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब जब कॉस्ट का प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल नहीं होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट के साथ, ठीक है, उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा, रिकॉन्सिलिएशन करना होगा दोनों को सेम करने के लिए। जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे, BRS, फुल फ्रॉम था, एरर फाइंड आउट नहीं, फुल फॉर्म क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक में और बैंक अकाउंट और कैश बुक में, मतलब पासबुक और कैश बुक में अगर दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता है, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, BRS करते हैं दोनों को इक्वल करने के लिए। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अगर पासबुक से करना है तो पासबुक से मैं कैश बुक पे तरफ जाता, ठीक है, और जब कैश बुक से शुरू करना है तो कैश बुक से हम लोग कहाँ पे जाते थे, पासबुक में जाते थे। क्लियर। ऐसे ही जब हम लोग कॉस्ट से शुरू करेंगे तो कॉस्ट से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने वाले हैं, और जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट में जाने वाले हैं। ठीक है। कैसे समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ से हम लोग को शुरू करना होगा, वो क्वेश्चन में तुमको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स, दैट मीन्स यहाँ पे 45030 जो दिया हुआ है कॉस्ट, दैट मीन्स हम लोग को कहाँ से कहाँ जाना होगा, कॉस्ट से हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाना है, फाइनल अकाउंट्स में जाना होगा, फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक है। तो कॉस्ट से जब फाइनल मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा बैलेंस को लेकर शुरू कर रहे हैं, कॉस्ट का बैलेंस को लेकर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। किसको लेकर शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स जब हम लोग कॉस्ट को लेकर शुरू करते हैं ना, कॉस्ट से जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग कॉस्ट को लेकर शुरू करते हैं तो कॉस्ट अकाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन, मतलब प्लस और माइनस। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है, सेम जगह पे रहने वाला है। ठीक है, एकदम एकदम। तो मतलब जब कॉस्ट है, मैं कॉस्ट लेकर शुरू कर रहा हूँ, सपोज मेरा ये जो घड़ी वाला ये है, ये मेरा कॉस्ट वाला है। तो जब कॉस्ट से शुरू करेंगे तो कॉस्ट बुक कीपिंग को हम लोग अप, ठीक है, डाउन, कुछ भी करेंगे। ओके। अगर कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट को घटा के मेरे को सेम करना होगा फाइनेंशियल अकाउंट के साथ, और जब कॉस्ट घट गया बढ़ा के हम लोग क्या करना होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ सेम करना होगा। मतलब दोनों को सेम करना होगा, एक जगह पे लेके आना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने जगह से हिलेगा नहीं, ये सख्त लौंडा है, अपने जगह से हिलता नहीं है। ठीक है, वो उसको जस्ट ये करना होगा, हेड डाउन करना होगा, उसके पास आना होगा हमेशा। कोई कोई ऐसा होता है ना कि नहीं मैं तो नहीं हिलने वाला मेरी जगह से, तुम मेरे पास आओगी, ईगोइस्टिक पर्सन है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईगोइस्टिक पर्सन है, तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कॉस्ट अगर बढ़ गया है उसको वापस उसके पास आने के लिए घटना होगा, और कॉस्ट अगर घट गया, ठीक है, कॉस्ट अगर घट गया उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास आने के लिए क्या करना होगा, फिर से बढ़ना होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है। ये वाला एक मूवी था, ठीक है, ऐसे ऐसे एक मूवी था, याद है कौन सा वाला मूवी है, देखियो, अक्षय कुमार का मूवी था, अक्षय कुमार की मूवी है वेलकम। वेलकम में उदय भाई को बोलता था ना कि ऐसे गंदा गंदा इशारा करते हैं मेरे, देख के ये कुछ ऐसे एक वीडियो आया था, दिखाते एक बार, रुको समझ में आएगा। बताई थी और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे, देखो भाई साहब वाली, ये ऐसे ऐसे गंदे इशारा कर रहा था। ठीक है। तो यही वाला बात कर रहे थे यहाँ पे जो है, ऐसे हम लोग करने वाले इस चैप्टर में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनी जगह से लेगा नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग को ऊपर अगर चला गया तो नीचे आना होगा, अगर कॉस्ट नीचे आ गया तो उसको ऊपर आना होगा, ऐसे कभी करना होगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना होगा। तो कॉस्ट अकाउंट को हम लोग को प्लस या माइनस करना होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे है वैसे ही रहने वाले। ठीक है। तो पहले मैं एक बार समझ लेता हूँ प्लस माइनस वाला, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ओके, पहले मैं समझ लूंगा कैसे होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन देखूंगा। यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं एक करके। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 45030, दैट मीन्स प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, मतलब कॉस्ट बुक का प्रॉफिट दिया हुआ है 45030। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट को इंक्रीज करके काटना होगा, अगर
कॉस्ट बढ़ जाता है उसको डिक्रीज करके फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास आना होगा। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट को भी इंक्रीज करके उसके पास आना होगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसको भी डिक्रीज करके उसके पास आना होगा। दैट मीन्स क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास आने के लिए उसको इंक्रीज और डिक्रीज होना होगा, मतलब प्लस और माइनस करना होगा। क्लियर? पहले वाला, इनकम टैक्स पेड एज पर फाइनेंशियल बुक। इनकम टैक्स पेड एज पर फाइनेंशियल बुक, दैट मीन्स एज पर अकाउंट्स। ठीक है, इनकम टैक्स पे किया है अकाउंट्स ने, तो इनकम टैक्स अगर पे करेगा अकाउंट्स तो अकाउंट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अकाउंट्स का प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉस्ट को क्या करना होगा? डिक्रीज करके सेम करना होगा। देखो इसीलिए माइनस हुआ होगा, इसीलिए क्या हुआ, देखो माइनस किया होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट मतलब अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है बैंक में तो अकाउंट्स बढ़ गए या घट गया? बढ़ गया। तो प्रॉफिट को क्या करना होगा? इंक्रीज करने के लिए, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट को क्या करना होगा? दैट मीन्स प्लस करना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला वर्ड समझ में आ गया, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अगर कभी भी तुम्हारे मोबाइल पे एसएमएस आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाई 50,000 रुपीज़, दैट मीन्स तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया, एंड योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाई 50,000 कुछ भी रुपीज़, तो वो अकाउंट से पैसा चला गया। क्लियर? ये अलग बात है, बाद में आने वाला है, ठीक है, जॉब मिलने के बाद। और ये अकाउंट, ये जो क्रेडिट और डेबिट किए थे ना, ये बैंक अपना पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, क्रेडिटेड क्यों बोलते हैं? नॉर्मली एसेट अगर बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं ना, बट वहाँ पे क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। बैंक में हम लोग जो पैसा रखते हैं ना, बैंक में जो हम लोग पैसा रखते हैं वो पैसा बैंक का नहीं है, वो हम लोग का है। बैंक वो अपना पास रख रहा है तो बैंक के लिए वो क्या होता है? लाइबिलिटी। बैंक को बाद में उसको पैसा को मेरे को रिटर्न करना होगा, दैट्स वाई वो क्या करेगा, मेरे को पैसा देगा जब, तब उसको अकाउंट को डेबिट कर देगा। और मैं बैंक में जब पैसा डालता हूँ, डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, दैट मीन्स क्या हुआ, बैंक का लाइबिलिटी बढ़ रहा है। बैंक का जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होने वाला है, बैंक उसको क्रेडिट करने वाला है। इसीलिए बैंक क्या करते हैं, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। ठीक है, और उसके बाद जब तुम पैसा निकालते हो तो तुम्हारे अकाउंट में क्या होता है, डेबिट हो जाते हैं, मतलब लाइबिलिटी कम हो गया बैंक का कुछ, इसीलिए डेबिट कार्ड बोला जाता है। क्यों डेबिट कार्ड बोला जाता है? बिकॉज बैंक का लाइबिलिटी कम हो रहा है। और क्रेडिट कार्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी, बैंक तुमको क्रेडिट कार्ड क्यों देता है? तुम्हारा लाइबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास है मतलब तुम्हारा लाइबिलिटी है वो, और तुम्हारे पास डेबिट कार्ड है मतलब तुम्हारा एसेट है वो। डेबिट कार्ड एसेट है, क्रेडिट कार्ड लाइबिलिटी है। तुम डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने के बाद पैसा रिटर्न नहीं करते हो, बट क्रेडिट कार्ड के शॉपिंग करने के बाद तुम पैसा रिटर्न करना होता है, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड क्या है, लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। कभी सोचियो ऐसे लॉजिक, कभी क्रेडिट कार्ड ये है। हाँ सोचो, मैं आज गया, जाके भरपूर खाना वाना खा के शॉपिंग करके आया एंड डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, इसके बाद मेरे को कुछ भी पैसा बैंक को पेमेंट करना नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे से मैं शॉपिंग किया, खर्चा किया। वही अगर मैं क्रेडिट कार्ड से करता था तो क्या होता था, रीपे करना था, बिकॉज मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। तो रीपे करना होगा तो क्रेडिट कार्ड मेरी लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। और डेबिट कार्ड मेरे लिए एसेट है क्योंकि पैसा मेरा है। और बैंक उस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहा है? बिकॉज बैंक का लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और बैंक जब डेबिट कर देगा मतलब बैंक का लाइबिलिटी कम हो गया। बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जब बिजनेस मेरे पॉइंट, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, मेरा एसेट है मैं डेबिट करूँगा, मेरा लाइबिलिटी है मैं क्रेडिट करूँगा। क्लियर? दैट मीन्स बैंक में अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है मतलब बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड 3,000 इन कॉस्ट बुक्स। डिप्रिसिएशन के कारण प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो कॉस्ट में कितना डिक्रीज हुआ होगा? वेरी गुड। फाइनेंशियल अकाउंट में कितना डिक्रीज हुआ है? डिप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक कितना हुआ था, बोलो? 2,800। तब दोनों को इक्वल कैसे करना है? कॉस्ट बुक को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। कितना प्लस करना होगा? 200 प्लस करना होगा। जो डिफरेंस है ना, 3,000 से कॉस्ट कम हुआ था, फाइनेंशियल कम हुआ था 2,800, तो ये 200 रुपये ज़्यादा कम हो गया, उसको बढ़ाना होगा 200 रुपये से। क्लियर? डन?
डिप्रिसिएशन रिकवर्ड हुआ था कॉस्ट बुक पे, 3,000 से प्रॉफिट कम हो गया कॉस्ट का। इसका प्रॉफिट कितना कम हुआ 2,800 से। तो ये कितना कम हो गया ज़्यादा, 200 कम हो गया ना, तो 200 बढ़ाना होगा। इसके बाद दिया हुआ है क्या, वर्क्स ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। वर्क्स ओवरहेड ओवर रिकवर्ड मतलब ज़्यादा चार्ज कर दिया। अच्छे से सुनो, वर्क्स ओवरहेड ओवर रिकवर्ड मतलब जो माइनस किया था ना, सपोज फाइनेंशियल में इतना माइनस हुआ था, कॉस्ट में जो माइनस किया था ओवर कर दिया, मतलब ज़्यादा माइनस कर दिया। अब क्या करना होगा, ऐड करके आना होगा उसके पास, ऐड करके उसके पास आना होगा। ओवर रिकवर मतलब, और वर्क्स ओवरहेड मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया, ऐड करके फिर वापस आना होगा ना। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर मतलब फाइनेंशियल में इतना लिखा था, कॉस्ट में इतना लिखा है, फिर क्या करना होगा और माइनस करना होगा। अंडर रिकवर मतलब हुआ माइनस कम किया और माइनस करना होगा, ओके, इसीलिए और माइनस करना होगा। नेक्स्ट वाला क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कॉस्टिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे मिलता है मेरे को, फाइनेंशियल में मिलता है। तो फाइनेंशियल में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में अगर करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा फाइनेंशियल का। अब कॉस्ट को क्या करना होगा उसके पास आने के लिए, कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करके बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट किया। फाइनेंशियल बुक मतलब पता है क्या है, तुम्हारा पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो प्रॉफिट बढ़ गया या घट गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर प्रॉफिट में तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम अगर क्रेडिट करते हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज वो इनकम का साइड है। इनकम बढ़ गया, अब क्या करना होगा, समझ में आया। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स में पीएल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, पीएल अकाउंट के साथ कॉस्टिंग का पीएल अकाउंट को कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। सुन लो एक बार, जस्ट सुन लो, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को कंपेयर कर रहे हैं, ओके। पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम होता है और डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंस। यहाँ पे भी सेम, ठीक है, ओके। और इनकम अगर क्रेडिट हो रहा है, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, इनकम घटेगा तो प्रॉफिट घटने वाले हैं। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और उसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, डन, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ में आ गए कि कैसे करके हम लोग को ये प्लस माइनस करना है। अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, ऐसे 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 नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। और भी इजी हो जाएगा ये चीज़ जो हम लोग हम करवाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले मेरे को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, ओके, रुपीस, रुपीस, ओके। फिर प्रॉफिट किसका दिया था, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कीपिंग व कॉस्ट बुक्स, कितना प्रॉफिट दिया था 45,030, आउटर में बैठा देना। उसके बाद जो भी ऐड होगा एक साथ लिखना, एंड जो भी माइनस होगा वो एक साथ लिख देना।
तो ऑलरेडी मेरे को प्लस माइनस देखने में समझ में आ गया, ये प्लस करना है ये माइनस करना है, तो क्वेश्चन पेपर में पहले प्लस माइनस लिख देना। ओके, फिर क्या करना, ऐड पहले लिख देना, उसके बाद माइनस लिखना। डन, पहले ये फॉर्मेट बना लो। तभी हम लोग को ऐड लेस करना है बस। फर्स्ट क्या ऑन कौन सा चीज़ ऐड करना है, बैंक इंटरेस्ट को। तो बैंक इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, ठीक है, जैसे लिखा वैसे लिख देना है। डन। इसके बाद डिप्रेशन था दोनों का। डिप्रेशन क्या कर दिया था, कॉस्ट में ज़्यादा कर दिया था या कम कर दिया था, ज़्यादा कर दिया था, मतलब ओवर रिकवर, ठीक है। ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। ओके, डन, क्लियर। इसके बाद वर्क्स ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 550। डन, ओके, नेक्स्ट वन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सॉरी, interest on investment not included in cost accounting. Interest on investment not included in cost account. कितना है, 1200। फिर नेक्स्ट वन, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ये भी, स्टोर्स एडजस्टमेंट 120, सबको प्लस करके बाहर भेज दो। नारे 150, 200, 550, 1200, 120, 2220। उसके बाद जो भी लेस है वो एक बार लेस बैठाना है। पहला लेस है इनकम टैक्स पेड एज पर फाइनेंशियल बुक, या फिर एज पर अकाउंट। ना ना, फाइनेंशियल बुक लिख दो, मतलब फाइनेंशियल बुक एक्चुअली बोला जाता है, फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक में डिफरेंस, तो इसीलिए फाइनेंशियल बुक लिखना है। और फाइनेंशियल बुक मतलब अकाउंट्स, ये जान के रखो बस। कितना है यहाँ पे, इनकम टैक्स 4000 माइनस होने वाला है, और एक ही माइनस है 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो अंडर रिकवर्ड है। 4000 और 450, 4000 और 450, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ये माइनस होने वाला है, ठीक है, 4450। अब सबको प्लस माइनस कर दो एक बार, दैट मीन्स 45,030 प्लस 2200 माइनस 4450।
42,800। ऊपर में क्या लिखा था? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक या फाइनेंशियल अकाउंट। ये गया मेरा एक। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया हुआ है, ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा 2017। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है 66,760। तो किसके हिसाब से हम लोग को शुरू करना होगा? कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से शुरू करना होगा, मतलब कॉस्ट अकाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा। तो पहले वाला, ठीक है, पहले वाला क्या होने वाला तुम लोग एक बार बताओ, तुम लोग सोचो और बताओ क्या होने वाला है। प्लस होगा या माइनस होगा? कैसे प्लस होगा? कैसे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है? कॉस्ट बुक में अंडर रिकवर्ड है। अंडर रिकवर मतलब कम लिखा हुआ है। अंडर रिकवर घटा नहीं, अंडर रिकवर मतलब वो है कम लिखा हुआ है। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम लिखा हुआ है। तो अकाउंट्स में इतना एक्सपेंस लिखा हुआ है, कॉस्ट में इतना एक्सपेंस कम लिखा हुआ है ना। तो प्रॉफिट इसमें इतना, प्रॉफिट फाइनेंस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब तुम एक्सपेंस चार्ज किए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग घट गया था, बट कॉस्ट अकाउंट में घटा है, बट कम घटा है, बिकॉज कॉस्ट में हम लोग कम कॉस्ट लिख के रखे। तो फिर ये दोनों कैसे ही कैसे करना है होगा, दोनों को इक्वल कैसे करना होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बढ़ने वाला नहीं है, तो कॉस्ट को क्या करना होगा? उसके पास आके मैच करवाना होगा, मतलब 5,700 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि कॉस्ट बुक में अंडर रिकवर्ड का मतलब हुआ कम लिखा हुआ है, कॉस्ट कम लिखा हुआ है। कॉस्ट कम लिखा है मतलब प्रॉफिट बढ़ चुका था, अब प्रॉफिट को घटा के दोनों को सेम करना होगा। बात समझ में आया? तो पहले तुम लोग ये काम करो, प्लस माइनस जो भी है वो एक बार कॉपी में लिख लो। लिखोगे 2017 जस्ट प्लस माइनस मतलब 2017 लिखो, ठीक है। लिख के पहले वाला माइनस, उसके बाद सपोज प्लस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस, ऐसे लिखे ना, ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर मैं चेक करता हूँ, जल्दी से करोगे खुद से। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या कर दिया? ज़्यादा कर दिया, एक्सेस कर दिया। जब एक्सेस कॉस्ट चार्ज कर दिया तो प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा ना। तो फाइनेंशियल यहाँ पे है, कॉस्ट में ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर दिए से तो क्या हो गया? कॉस्ट घट गया था, प्रॉफिट घट गया था कॉस्ट का। अब कॉस्ट का प्रॉफिट को क्या करना होगा? इस करना। नेक्स्ट, depreciation charge in financial book and depreciation charge recovered in cost accounting। depreciation फाइनेंशियल में 3660 हुआ, तो प्रॉफिट क्या कितना से घट गया? 3660 से घट गया। एंड depreciation कॉस्टिंग में कितना चार्ज किया? 3950, तो 3950 से घट गया था। अब क्या करना होगा? कॉस्ट को बढ़ा के सेम करना होगा, कॉस्ट को बढ़ाना होगा ना। 3660 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट घटा था, बस कॉस्टिंग का प्रॉफिट घट गया था 3950 से। अब बढ़ाना पड़ेगा ना। तो प्लस हो जाएगा, कितना प्लस हो जाएगा? तुम खर्चा देखो, खर्चे के कारण क्या होता है वो देखो। 290 से प्रॉफिट घट गया था कॉस्टिंग का, अब कॉस्टिंग का प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव, कहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव होगा? बैंक में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बढ़ गया था, अब कॉस्ट को क्या करना होगा? फाइनेंशियल के पास आने के लिए प्लस करना होगा। इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा था, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट घट गया था, अब कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास आने के लिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, मतलब फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट क्या हो गया था? बढ़ गया था, इसको ही बढ़ाना पड़ेगा। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स 420, तो स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गया फाइनेंशियल बुक में, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया था फाइनेंशियल का, अब उसको वही बढ़ाना। तो फाइनेंशियल में क्रेडिट होता है मतलब प्रॉफिट बढ़ जाता है, याद रहेगा। अमाउंट अगर क्रेडिट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है। क्लियर? कहीं पे भी देख लो सेम चीज़ ही आने वाला है। जैसे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, टोर्स क्रेडिटेड, सेम लॉजिक पे अप्लाई हुआ। क्लियर? और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अमाउंट डेबिट करेगा अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे इनकम टैक्स। ओके, डन। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कितना लिखा है? 860। तो प्रॉफिट घट जाएगा, एक्सपेंस है, तो ये कॉस्ट के पास आने के लिए माइनस करना होगा। ठीक है, अमाउंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट में तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, इनकम बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, बिकॉज इनकम इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इनकम डिक्रीज हो जाता है। इनकम डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। नेक्स्ट वन, डिविडेंड एप्रोप्रिएटेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दैट मीन्स डिविडेंड मिला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। अब कॉस्ट को उसके पास आने के लिए क्या करना होगा? लॉस ड्यू टू थेफ्ट फाइनेंशियल बुक में, तो लॉस हो गया तो फाइनेंशियल कम हो गया। चलो दिमाग में चला गया। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये वाला, उसके बाद नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख दोगे। क्लियर? ये वाला चीज़ घर में जाके कर सकते हो, घर में जाके होमवर्क करना, मैं ये पूरा भेज दे रहा हूँ एकदम, एकदम बताएंगे एकदम। तो ये जो रिकॉन्सिलिएशन है, ये रिकॉन्सिलिएशन किसके बीच में होगा? कॉस्टिंग के बीच में और अकाउंट्स के बीच में। जब कॉस्टिंग का प्रॉफिट और अकाउंट्स का प्रॉफिट मैच नहीं करने वाला है, उस टाइम में हमको रिकॉन्सिलिएशन करना होगा। जैसे हम लोग को क्लास 11 में BRS करना होता था। BRS में क्या होता था कि जब कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता था, उस टाइम में हम लोग को क्या करना होता था? रिकॉन्सिलिएशन करना होता था, दोनों को मैच करवाने के लिए। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे होगा तुम्हारा। तो आर लिमिटेड शोड अ नेट लॉस 35,400। आर लिमिटेड ने क्या शो कर रहा है? एक नेट लॉस शो कर रहा है, कितना? 35,400 एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना नेट लॉस दिया हुआ है? 35,400। BRS में एक कंसेप्ट था ओवरड्राफ्ट वाला कंसेप्ट, जहां पे हम लोग माइनस देते थे। यहाँ पे नेट लॉस है, नेट लॉस में भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अगर होता तो क्या करते हम लोग? प्लस करते थे। However, the financial account disclose net profit 67,800। दोनों का देखो प्रॉफिट सेम नहीं है। जब दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं है तो हमको क्या करना होगा? रिकॉन्सिलिएशन करके दोनों का प्रॉफिट को सेम करना होगा, कॉस्ट एंड अकाउंट्स का प्रॉफिट को सेम करना होगा। क्लियर? तो यहां से हम लोग को यहाँ पे जाना होगा, तो ये दोनों को सेम करना होगा। अब हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे थे? कॉस्ट अकाउंट से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स का वैल्यू दिया हुआ है, दैट्स व्हाई हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? कॉस्ट अकाउंट से शुरू करेंगे। और कहाँ पे जाएंगे जल्दी से बताओ? फाइनेंशियल अकाउंट में जाने वाले। कॉस्ट अकाउंट से कहाँ पे जाने वाले? फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग जाने वाले। कॉस्ट अकाउंट से कहाँ पे जाने वाले? फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग जाने वाले। तो हम लोग जब शुरू करेंगे तो लिखेंगे क्या? नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखना हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। हाँ, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब ये नेट लॉस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नेगेटिव फिगर में बैठा देंगे, बिकॉज नेट लॉस है। मैं ये क्वेश्चन भेज देता हूँ ग्रुप पे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, बिकॉज नेट लॉस था, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड लिखने वाले, एंड इसके बाद हम लोग लेस लिखने वाले। पर मेरे को पता नहीं कि कितना ऐड होने वाले और कितना लेस होने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर लेंगे, क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन आएगा उसके बगल में लिख देना है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, पिछले पिछले साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया था,
और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट देके फिर बोला था रिकॉन्सिलेशन करो। उस टाइम में तुम प्लस माइनस ऐसे नहीं कर पाओगे, बट ऐसा टाइप का क्वेश्चन में जहाँ पे पूरा ऐसा करके एक एक करके दिया हुआ है उसमें प्लस माइनस तुम लिख सकते हो। तो कॉपी में ही मतलब क्वेश्चन में ही तुम कहाँ पे वो क्या करोगे, प्लस माइनस वहाँ पे बगल में लिख दोगे। लिखने के बाद तुमको पता चलेगा कि कौन सा प्लस है एंड कौन सा माइनस है। तो वो प्लस को पहले यहाँ पे प्लस में बैठा देना होगा और उसके बाद माइनस को माइनस में बैठा देना होगा। तो कितना जगह छोड़ना है वो कोई मैटर नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग दे देंगे। ओके, तो पहले तुम लोग एक काम करोगे, जो कॉपी के ऊपर है वहाँ पे तुम प्लस माइनस लिखना शुरू करोगे कि सपोज 1 प्लस होगा या माइनस होगा, 2 माइनस होगा या प्लस होगा। ठीक है, कॉपी के ऊपर जैसे एक बार लिख के रखो कि सही हो रहा है कि नहीं देखने के लिए। क्लियर? क्या करोगे, एक बार देख लो, दोनों को सेम करना है। पहले तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है, दोनों को सेम करना होगा। कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनी जगह से नहीं हिलने वाले हैं। अगर कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट को घट के फाइनेंशियल के पास आना होगा, एंड अगर कॉस्ट घट गया तो कॉस्ट को बढ़ाना होगा। अगर फाइनेंशियल बढ़ गया तो कॉस्ट को उसके पास आना होगा, फाइनेंशियल उसके पास नहीं आने वाला है। एंड अगर फाइनेंशियल कम हो गया कॉस्ट को उसके पास आना होगा, वो नहीं आने वाला है। ठीक है, फाइनेंशियल नहीं आने वाला है। समझ में आया? कोई एग्जैक्टली तो फाइनेंशियल का क्या है, ईगो है, तो अपने जगह से वो हिलेगा नहीं। तो कॉस्ट को ही अपना सर नीचे करके उसके पास आना होगा और उसके बाद वहां पे जाना होगा। अगर फाइनेंशियल नीचे हो गया फाइनेंशियल के पास जाओ। ठीक है, रिलेशन को बैलेंस करना है, इसको बोला जाता है। रिलेशन को बैलेंस करना, कोई किसी को तो बैलेंस करना होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बैलेंस कर रहा है अभी। ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये रिलेशन मेंटेन करते करते कॉस्ट अकाउंट भी एक दिन थक जाएगा, वो बोलेगा हट मैं भी नहीं हिलने वाला अभी। ठीक है, उस टाइम क्या करेगा, फाइनेंशियल उसके पास आने वाला है। ठीक है, ऐसे करके बैलेंस होगा दोनों का। क्लियर? हाँ, जब जब फाइनेंशियल जब जब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले, सुन लो, जब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले नेट प्रॉफिट एज पर, हाँ तुमको अच्छे से पता होगा, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट, सुन लो, अगर नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स होगा तो अकाउंट्स को कॉस्ट के पास आना होगा, कॉस्ट अकाउंट्स के पास नहीं जाने वाला है। जब हम लोग कॉस्ट शुरू कर रहे तो कॉस्ट को अकाउंट्स के पास आना होगा। ठीक है, अकाउंट्स कॉस्ट के पास नहीं जाने वाले। क्या समझ में आया? जब कॉस्ट से शुरू कर रहे तो कॉस्ट को अप डाउन करना है, फाइनेंशियल कहीं भी मूव नहीं करने वाले। बट फाइनेंशियल से जब शुरू करेंगे तो फाइनेंशियल को अप डाउन करना होगा, कॉस्ट कहीं पे मूव नहीं करने वाले। ओके, तो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा किससे शुरू करना है, जो यहाँ पे लिखा होगा ना नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, वो देख के समझ में आएगा अच्छा इससे शुरू करना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले तुम लोग ये वाला पूरा ट्राई करोगे, दिमाग लगा के थोड़ा ट्राई करो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, कम लिखा हुआ है, अमाउंट अमाउंट कम लिखा हुआ है। एग्जैक्टली माइनस होने वाले, क्योंकि फाइनेंशियल में जितना हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में उतना नहीं हुआ, उतना अमाउंट नहीं लिखे हो, तो और माइनस करना होगा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मेरे लिए कॉस्ट है या मतलब एक्सपेंस है, ये इनकम है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, और एक्सपेंस अगर घट जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है, मतलब तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कम लिखा हुआ है। कॉस्ट में फाइनेंशियल में माइनस कर चुका था, बट कॉस्ट में कम माइनस किया था, जिसके कारण फाइनेंशियल का प्रॉफिट घट गया था इतना। अब मेरे को कॉस्ट का भी प्रॉफिट को घटाना होगा दोनों को सेम करने के लिए, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम लोग फाइनेंशियल में माइनस किए थे ना, जितना माइनस हुआ था, बट कॉस्ट में हम लोग ज़्यादा माइनस कर दिए थे, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, ज़्यादा कम हो गया। अब प्रॉफिट को क्या करना होगा, प्लस करके बढ़ाना होगा इसके पास आने के लिए। तो ये क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। क्लियर? डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब कॉस्ट अकाउंट में अंडर चार्ज किया हुआ है, कम लिखा हुआ है। तो जितना डिप्रेशन यहाँ पे माइनस हुआ उतना डिप्रेशन यहाँ पे माइनस नहीं हुआ था, और माइनस करना होगा। क्लियर? फिर डिविडेंड रिसीव, कहाँ पे डिविडेंड रिसीव होता है, फाइनेंस में डिविडेंड रिसीव होता है या कॉस्ट में डिविडेंड रिसीव होता है, फाइनेंस में डिविडेंड रिसीव होता है। तो डिविडेंड रिसीव के कारण प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा ना।
तो डिविडेंड रिसीव हुआ, प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा, इनकम हुआ ना, इनकम बढ़ रहा है मतलब फिर बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट को उसके पास आना होगा, तो क्या करना होगा, प्लस करके आना होगा। ओके, नेक्स्ट वन, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंसी चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। लॉस हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में, तो लॉस हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट को भी उसके पास आना होगा, तो माइनस करके आना होगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। इनकम टैक्स कहाँ पे होता है, फाइनेंस में होता है। तो फाइनेंस में इनकम टैक्स होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। फाइनेंस में घट गया तो कॉस्ट को उसके पास आना होगा, तो कॉस्ट को भी क्या करना होगा, घटाना होगा। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। बैंक इंटरेस्ट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनेंशियल बढ़ गया था, अब कॉस्ट को भी बढ़ाना होगा। क्रेडिट हुआ ना, अगर अकाउंट्स में क्रेडिट होता है दैट मीन्स इनकम बढ़ गया। क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब इनकम वाला साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस वाला साइड। तो क्रेडिट साइड भी लिख रहे हैं मतलब इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट अकाउंट में एक लिखा हुआ है एंड फाइनेंशियल अकाउंट में एक लिखा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है या क्रेडिट साइड में आता है, दैट मीन्स एक्सपेंस साइड में आता है। तो कॉस्ट में एक्सपेंस कितना चार्ज किया है, 1,65,000। तो प्रॉफिट कितना कम हुआ होगा, 1,65,000 से कम हुआ होगा। एंड फाइनेंस में कितना लिखा है, 1,45,000। तो फाइनेंस में कितना, कॉस्ट में कितना कम, फाइनेंस में कितना कम हो गया, 1,45,000। अब बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो क्या करना होगा, और एक बार, ओपनिंग स्टॉक मेरे एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर होता है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कमेगा या बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंट में 1,65,000 एक्सपेंस है, तो कॉस्ट अकाउंट 1,65,000 एक्सपेंस चार्ज करने के कारण प्रॉफिट 1,65,000 से घट गया था। फाइनेंस में कितना लिखा है, 1,45,000, तो एक्सपेंस कितना चार्ज किया, 1,45,000 चार्ज किया। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब फाइनेंस उसके पास नहीं आने वाले हैं, तो कॉस्ट भी उसके पास आना होगा, तो कॉस्ट ऊपर आ जाएगा। कितना अमाउंट ऊपर आना होगा, जो डिफरेंस है 20,000 से। तो 1,65,000 चार्ज किया, मतलब 1,65,000 चार्ज किया, यहाँ पे 1,45,000 चार्ज हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। कॉस्ट में 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, मतलब कॉस्ट में 20,000 का प्रॉफिट कम हो गया। अब 20,000 का प्रॉफिट को क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंट में ओवर हो गया था, ओवर रिकवर्ड हो गया था, ओवर चार्ज हो गया था। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज प्लस कर देंगे, कितना प्लस करेंगे, 20,000 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 20,000 प्लस करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, 20,000 प्लस करेंगे। अब यही वाला कंसेप्ट का ऑपोजिट कंसेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक मेरा इनकम साइड में बैठता है, तो इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना हुआ, 1,25,500 का इनकम हुआ था, तो 1,25,500 से इनकम बढ़ गया था कॉस्ट में। फाइनेंस में कितना बढ़ा है, 1,32,500 बढ़ गया था। अब दोनों का डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है, तो कॉस्ट को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा उसके साथ मैच करने के लिए। तो कितना बढ़ेगा, माइनस करके जो होगा वही बैठेगा, 1,32,000 माइनस 1,25,500 कितना हो गया, 6,500 से वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ। तुम लोग कंसेप्ट लगा के बताना अभी, गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होने वाला है। गुडविल रिटर्न ऑफ, तो फाइनेंस कम हो गया, अब कॉस्ट को भी कम करना होगा, वेरी गुड, माइनस होगा। नेक्स्ट वन, नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रेमाइसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब कॉस्ट कॉस्ट अकाउंट क्या हो गया था, नोशनल रेंट एक्सपेंस है तो कम हो गया था, कॉस्ट अकाउंट में चार्ज किया, फाइनेंशियल में नहीं लिखा था, अब फाइनेंस तो नहीं आने वाले उसके पास, तो कॉस्ट को बढ़ा के उसके पास लेके जाना होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाइनेंशियल अकाउंट में हुआ 15,000, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के कारण फाइनेंशियल अकाउंट में क्या हो गया है, इतना इजी है ना, 9 ना 10, 9। क्लोजिंग स्टॉक इनकम है एक्सपेंस है, इनकम,
डेबिट साइड में कुछ भी बैठता है और क्रेडिट साइड में कुछ भी बैठता है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का कुछ भी कोई भी अकाउंट में। इस साइड में एक्सपेंस होता है बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट में क्या होता है ऑल इनकम। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड में बैठता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक बैठता है ना, तो इनकम साइड में भी बैठा है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंट में और कॉस्ट अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में इनकम कितना लिखे हो तुम लोग? 1,25,500 एंड फाइनेंशियल अकाउंट में कितना इनकम लिखे हो? 1,32,000। कौन सा बढ़ गया है? फाइनेंशियल अकाउंट बढ़ गया ना, तो फाइनेंशियल अकाउंट बढ़ गया, कॉस्ट अकाउंट नहीं बढ़ा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट बढ़ा था 1,25,500 बट कितना नहीं बढ़ा? 6,500 से। वो 6,500 से ऐड करना होगा तभी जाके वो सेम होने वाला है। ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और नॉर्मल कंसेप्ट, इनकम जितना करोगे प्रॉफिट उतना बढ़ने वाला है। इनकम तुम्हारा जितना कम होगा प्रॉफिट उतना कम होगा। एक्सपेंस तुम्हारा जितना कम होगा प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ने वाला है। एक्सपेंस तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सोच के करना कि एक्सपेंस ज़्यादा बढ़े मतलब प्रॉफिट कम हो गया। अब प्रॉफिट कम हो गया मतलब फाइनेंस का अगर प्रॉफिट कम हो गया तो ठीक है, कॉस्ट का भी प्रॉफिट को क्या करना होगा? कम करके उसके पास आना होगा, क्योंकि कॉस्ट ही मूव करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी पता चल गया क्या, कौन सा चीज़ प्लस होने वाला है एंड कौन सा चीज़ माइनस होने वाला है। ये सुनो, नोशनल प्रॉफिट ना, नोशनल रेंट। नोशनल रेंट तुम्हारे लिए क्या एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉस्ट में। तो अगर एक्सपेंस कॉस्ट में लिखा हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कॉस्ट का कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम हो गया कॉस्ट का, फाइनेंस में लिखा है कुछ। अब इसको क्या करना होगा? इसके पास आने के लिए पढ़ना होगा तब जाके ऐड होगा। ठीक है, अब तुमको पता चल गया कि कौन सा प्लस होने वाला है, कौन सा माइनस होने वाला है। ओके, एकदम एकदम ऐसा ऐसा करके करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तुमको प्लस समझ में आ गया, तो प्लस एक साथ बैठा देना है होगा, उसके बाद माइनस हम लोग एक साथ बैठा देंगे। क्लियर? चलो हम लोग शुरू करते हैं प्लस में। तो प्लस में पहला है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 1,35,000। प्रेजेंटेशन एक दिखा रहे, उसके बाद नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद प्लस माइनस ही हो जाएगा ना। अगर दिखाना होगा तब दिखा देंगे, बट ये वाला हम कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, एकदम फाइनेंशियल अकाउंट पूरा लिखना होगा। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट में ज़्यादा लिखना हुआ था या कॉस्ट में ज़्यादा ओवर चार्ज हुआ या अंडर चार्ज हुआ? बोलो जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक में एज पर कॉस्ट अंडर कैसे हुआ? ओवर हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो कॉस्ट में ज़्यादा लिख दिया था तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कितना है तुम्हारा यहाँ पे है? लिखे थे कितना? 20,000, तो 20,000 से प्लस हो जाएगा। तो देखो जो जो प्लस हो गया मैं प्लस कर दिया, और एक प्लस है आई गेस, दो और दो प्लस है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा बताओ? कॉस्ट अकाउंट में 1,25,500 लिखा हुआ है और फाइनेंस में लिखा हुआ है 1,32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक, अंडर है, कम लिखा हुआ है ना। एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम जब कंपेयर करने वाले हो तो देखोगे कम लिखा हुआ है। ये सुन नो, तो हम लोग लिखें और किसके किसको सोच के कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट को सोच के कर रहे हैं ना। तो कॉस्ट अकाउंट के बारे में सोचना। तो कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा हुआ था?
अंडरवैल्यूड है। बाकी तो हम लोग जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिए इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, 6500, ओके। एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा हाँ, नोशनल रेंट 60,000 दिया हुआ है, रेंट 60,000 दिया हुआ है। अब इन सबको प्लस करके बाहर बैठाओगे, 1,35,000 प्लस 20 प्लस 13,600 प्लस 20,000 प्लस 6,500 प्लस 6, कैसे 2,55,100 आ रहा है उसके बाद में, एग्जैक्टली नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग लेस लिखने वाले, ठीक है, ओके। हम लोग क्या लिखने वाले, लेस लिखने वाले, लेस में भी सेम लिखने वाले ऐसे करके, जो भी एक साथ लेस है। प्रेजेंटेशन समझ में आया कि कैसे प्रेजेंट करोगे एग्जाम में, पहले क्वेश्चन पेपर मार्क कर लेना, उसके बाद ये करना, एंड क्वेश्चन में पेंसिल से मार्क करना, लिखना हो गया उसके बाद ये कर देना, रफ कर देना, ठीक है। नहीं तो बोलेगा कि क्वेश्चन पेपर में क्यों मार्क किया, ये किया वो किया, ठीक है, ओके। या फिर कॉपी में लिख के रखना ना, प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट, जो भी माइनस एक साथ कर दोगे, तो हम लोग प्लस कर दिए थे 1,35,000 20,000 प्लस 13,600 प्लस 20,000 प्लस 6,500 प्लस ये प्लस, तो माइनस क्या क्या होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस होने वाला है, डिविडेंड रिसीव, सॉरी, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज माइनस होने वाला है, 16,800 लॉस ड्यू टू एब्सोल्युएंसी, 46,600 इनकम टैक्स, 25,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, 15,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जल्दी से माइनस जो है ग्रीन जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो जल्दी से, ओके। चलो अब माइनस वाला करते हैं हम लोग। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, अंडर रिकवर्ड 25,500। फिर इसके बाद दिया हुआ डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज 26,000। फिर लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंसी 16,800। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, कितना इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, 43,600। गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, 15,000, ठीक है। ये सारा का सारा चीज क्या है बताओ, ये सारा का सारा चीज है तुम्हारा माइनस कितना है, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है, सबके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, बढ़िया बात। ये 35,400 क्या है, नेगेटिव है, तो पहले लिखोगे 35,400 कैलकुलेटर में लिखो, 35,400 लिखो कैलकुलेटर में, सबके पास कैलकुलेटर होगा, तो 35,400 लिखे, उसका साइन क्या है, माइनस या प्लस, देखो एक प्लस और माइनस का ऑब्लिक दिया हुआ है, सबके कैलकुलेटर में रहेगा, प्लस या माइनस खोजो, तो उसको दबाओ, देखो माइनस हो गया, है ना। उसके बाद वाला 2,55,100 क्या है, प्लस है या माइनस है, तो प्लस 2,55,100 लिखो। उसके बाद क्या है, 1,51,900 माइनस, तो माइनस 1,51,900 कितना आया, 67 हो गया, तो कितना हो गया, 67,800 हो गया। नॉर्मली अगर ऐसे ना तो ऐसे ही बेटर रहेगा। क्या करोगे, अगर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस दे देना, ठीक है, या फिर ऐसे सोचो, माइनस माइनस मतलब नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, एग्जैक्टली, बट साइन क्या रहेगा, और पॉजिटिविटी कितना आया, तो तो 35,400, सुनो ना, 35,400, दो नेगेटिव इंसान, 35,400 और एक है 1,51,900,
कितना है दोनों का नेगेटिविटी 1,87,300। इतना पॉजिटिविटी उन लोग में आया 2,55,100 का, तो वो लोग क्या हो गया पॉजिटिव बन गया, तो -2,55,100, तो 67,800 पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव साइन आएगा। वो सब छोड़ो, वो माइनस दे देना बेटर रहेगा। अब ये वाला प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट था। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव में आए तो नेट प्रॉफिट, एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है 67,800, क्लियर दिया हुआ है ना, नेट प्रॉफिट 67,800, दोनों का देखो मैच कर गया, दैट मीन्स तुम्हारा सम सही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट कितना है 67,800, तो अगर दिया है तो मैच कर पाओगे, अगर नहीं दिया हुआ मैच नहीं कर पाओगे। अगर मैच हो गया, दिया हुआ है और मैच हो गया, दैट मीन्स तुम्हारा सम सही है, हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट सम करने वाले भी, ये वाला क्वेश्चन आया था 2007 में, स्टार्टिंग विथ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। कैसे, क्यों, यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्टार्टिंग एज पर फाइनेंशियल बुक, बट एग्जाम में तो नहीं लिखा रहेगा ना, कैसे समझ में आएगा। पहले एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिया हुआ है, उसके बाद एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है, मतलब हम लोग को फाइनेंशियल से कहाँ पे जाना होगा, कॉस्ट। बोले ना हमेशा फाइनेंशियल कॉस्ट झुकेगा नहीं, अभी फाइनेंशियल उसके पास आना होगा, मतलब कॉस्ट अगर घट गया फाइनेंस को उसके पास आना होगा, कॉस्ट बढ़ गया तो फाइनेंस को उसके पास जाना होगा, क्लियर। तो फाइनेंशियल को हम लोग अप डाउन करने वाले, कॉस्ट नहीं अप डाउन होगा, दैट मीन्स अगर कॉस्ट सपोज बढ़ गया था, कॉस्ट घट के उसके पास नहीं आने वाले, फाइनेंस को उसके पास आना होगा, ठीक है, जैसे तुम्हारा हुआ है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। चलो, एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है, तो एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले, ओके। एग्जैक्टली चलो, क्लोजिंग स्टॉक 10 नंबर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4600 एंड 39,540, दैट मीन्स ये वाला आंसर आने वाला है, ये सुन नो, देखो 39,540 आंसर आने वाला है, देखो एक बार, क्लियर। शुरू कहां से करने वाले हम लोग, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करते चलेंगे। पहला, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंट में कितना लिखा हुआ है 8160, एंड कॉस्ट में कितना लिखा हुआ है 8560, फाइनेंस में लिखा हुआ है 8160 एंड कॉस्ट में लिखा हुआ 8560, तो प्लस करके उसके पास आना होगा, कितना प्लस करके आना होगा, बोलो जल्दी से, कितना प्लस करके आना होगा, 400 प्लस करके आना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +400 हो जाएगा। इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना लिखे हो वहां पे, जल्दी से बताओ, फैक्ट्री एक्सपेंस फाइनेंस में कितना लिखे हो 24,260, और वहां पे लिखा हुआ है 21,000, रुक जाओ पहले। तो फैक्ट्री एक्सपेंस के कारण मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, एक्सपेंस है ना, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के कारण 24,260 से प्रॉफिट घट गया था, कहाँ पे, फाइनेंस में, एंड कॉस्ट में कितना घटा 21,000 का, की घटा था, की घटा था। अच्छा, और एक बार, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, हाँ तो तुम माइनस क्यों बोली, ठीक है, तो फाइनेंस में तुम कितना इनकम, कितना एक्सपेंस लिखे हो 24,260 से, बट कॉस्ट में कितने एक्सपेंस लिखे हो 21,000 से घटा, अब कॉस्ट तो उसके पास नहीं आने वाला है, तो इसलिए हर बारी नहीं करना है।
सब लोग ऐसे ही करने वाले 3260। ये बेसिकली यूनिवर्सल है, ठीक है। नेक्स्ट अब तुम लोग दिमाग लगाओ। ऑफिस एक्सपेंसेस 10,680 लिखा हुआ है और कॉस्ट में 10,000 लिखा हुआ है। फाइनेंस में कितना लिखा हुआ है? 10,680। कॉस्ट में कितना लिखा हुआ है? 10,000। तो फाइनेंस कितना और घट गया था? 680 से घट गया था, तो 680 से उसको इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है? देख के समझ में आ गया कि ऑपोजिट होने वाला है। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 14,200। बट कॉस्ट में कितना लिखा हुआ था? 15,000 लिखा हुआ था। अब फाइनेंस को क्या करना होगा? 15,000 माइनस 14,200, दैट मीन्स 800 से मेरे को फाइनेंस में क्या करना होगा? माइनस करना होगा। नेक्स्ट वाला डिप्रेशन बताओ। 2,200 लिखा हुआ है और 1,600 लिखा हुआ है, तो फाइनेंस में कितना घट गया? कॉस्ट में फाइनेंस में कितना घटा है? 2,200। प्रॉफिट 2,200 से घट गया। एंड कॉस्ट में कितना घटा है? 1,600 से घट गया, तो फाइनेंस में ज़्यादा घट गया। एग्जैक्टली कितना बढ़ जाएगा? 600 से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव हुआ, दैट मीन्स रेंट रिसीव हुआ तो क्या हो गया? कहाँ पे रिसीव हुआ? फाइनेंस में, तो फाइनेंस बढ़ेगा या घटेगा? वेरी गुड, रेंट रिसीव हुआ बढ़ जाएगा। कॉस्ट में 0 लिखा हुआ है, तो हम लोग का क्या हुआ? प्लस 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 प्लस, क्लोजिंग स्टॉक प्लस, फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस, ऑफिस एक्सपेंस प्लस, डेप्रिसिएशन प्लस। क्लोजिंग स्टॉक, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, क्लियर। एंड बाकी सेलिंग एक्सपेंस एंड रेंट रिसीव दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ गया पूरा? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे एक बार देखो, ये 2024 में आया हुआ था, ये 2024 में आया हुआ था। एक बार जस्ट देखो, एक बार जस्ट ऐसा पीएल दिया हुआ था एंड उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, बोल रहा था कि रिकॉन्सिलेशन करो। ऐसा वाला क्वेश्चन 2024 में ऑलरेडी आ गया था। ये सॉरी मैं पीजीबीपी का क्वेश्चन निकाल दिया। अरे ऐसे ही क्वेश्चन है, ये देखो, डन फॉर दैट। ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, देखो मैं पीजीबीपी खोल के बैठ गया था। अरे पीएल अकाउंट दिया हुआ है ना, तो कंफ्यूज हो गया। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है एंड उसके बाद डिफरेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे बोल रहे फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, देखो 2009 में भी, है ना। ऐसा ही ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है, उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 2009 वाला क्वेश्चन एक बार खोल कर रखना, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना एक बार ये वाला क्वेश्चन। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है सेम, सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सेम, अमाउंट छोड़ो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जब ये करोगे 2009 में, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, डिप्रेशन दिया हुआ है, सेलिंग दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 15,000 दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देखो 150% और डायरेक्ट वेजेस वहाँ पे भी सेम दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखो 8,000 दिया हुआ है, ठीक है, 10% ऑफ सेल्स दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो 10% ऑफ सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 2009 एंड 2024 में सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था। ट्वेंटी फोर जो ये करंट ईयर का है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। बट फिर भी मैं करा देता हूँ। हाँ, आ गया ना ऑलरेडी 2024 में, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है। मैं बोला ना पहले ही कि ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमको फिर निकालने में प्रॉब्लम होगा, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं दे सकते हो। यही क्वेश्चन ही ছিল, यही वाला क्वेश्चन था। उधर टाफ আছে কিছুই टाफ नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे हम लोग प्लस माइनस यहाँ पे बगल बगल में लिख रहे थे ना, इसमें प्लस माइनस वैसे नहीं लिख पाएंगे। क्यों? कि अलग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, बट
क्या करना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट किसका दिया हुआ है, बताओ पहले नेट प्रॉफिट किसका दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर, बोलो 31 तो नहीं है, नेट प्रॉफिट किसका है, ट्रेडिंग और पीएल किसका होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है ना, तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया हुआ है। क्लियर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में आना होगा। अब देखना क्लोजिंग स्टॉक कितना है एज पर कॉस्ट अकाउंट 4000 एंड क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना है 2000। तो क्लोजिंग स्टॉक 4000 लिखा हुआ था कॉस्ट में और फाइनेंस में कितना लिखा हुआ था 2000। हम लोग किसके हिसाब से सोच रहे हैं, तो फाइनेंस को क्या करना होगा, वेरी गुड, देखो प्लस हो जाएगा। क्लियर, डन, नेक्स्ट वन। यहां पे बोल रहे हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस वे 10% ऑन सेल्स। तो 10% ऑफ सेल्स मतलब कितना है, 1,43,000 का 10% कितना हो जाएगा बताओ, बोलो बोलो कितना हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव 10,000 दिया हुआ है एंड सेलिंग दिया हुआ है तुम्हारा 16,000। दोनों अलग, दोनों को एक साथ प्लस भी कर सकते हो। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग जो दिया हुआ है वो लोग एक साथ करके रखा है क्या, 10,000 16,000 माइनस करके एक बार में कर दिया एकदम। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कितना है 14,300 और इन दोनों में कितना है बताओ 26,000। तो एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 26,000 का कम हुआ है, पर एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना कम हुआ है, तो फाइनेंस को क्या करना होगा, फाइनेंस को प्लस करना होगा। ठीक है, क्लियर, फाइनेंस को क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। ओके, क्लियर, नेक्स्ट वन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है 20,000। तो 20,000 का 150% कितना होने वाला है बताओ, 30,000 होने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऊपर में कितना दिया हुआ है 24,000 और 30,000। तो 24,000 फाइनेंस में कम हुआ, कॉस्ट में कितना कम हुआ 30,000। माइनस को नीचे करना होगा, कितना नीचे करना होगा 6,000 से। क्लियर, 6,000 से माइनस हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,400 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 2,000। डिफरेंस ये सब कारण क्या आया, कारण से आया, तो यही सब देखेंगे हम लोग। तो डेप्रिसिएशन कितना है 2,000 और 2,400 हो गया। तो फाइनेंस में 2,000 लिखा हुआ था, कॉस्ट में 2,400 लिखे थे, तो फाइनेंस को क्या करना होगा 400 कम करना होगा। तो क्या हो गया मेरा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 38,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉन्सिलिएशन द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट विथ कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, यही हेलो ब्रो सुन भी एक बार। तो ऊपर में जो ये कॉस्ट शीट दिया हुआ है ना, ये नहीं बनाना पड़ेगा हम लोग को, नहीं बनाना पड़ेगा, बेकार बना के दिया। तो खाली यही वाला प्रेजेंट करना होगा, इसके लिए 10 नंबर है। दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन में प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, एंड शो द प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो निकल गया ना प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो ये 2024 का क्वेश्चन आता है। इतना के लिए तो, तुम्हारा कितना नंबर है 10 नंबर है, जस्ट इतना पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाले इस बार। इस बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ये सब टाइप का। क्लियर, फिर ये सब टाइप का। डन फॉर द डे।
अच्छा ये देखो एक बार, लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 50,000। जब भी वैसे लॉस दिखाई देगा तो क्या करोगे, लिखोगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एंड जो अमाउंट है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव फिगर होने वाला है, नेट लॉस है इसलिए। उसके बाद जो भी ऐड होगा और जो भी लेस होगा एक के बाद एक लिखते जाना, तो आंसर आने वाला है। नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के होगा, तो यहाँ पे आने वाला है, तो प्रेजेंटेशन ऐसे होने वाला। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस माइनस खाली बता देता हूँ, ठीक है, इजी है तो हो जाएगा। पहले दिया हुआ है ये वाला तो समझ में आ गया, 50 लॉस वाला। उसके बाद दिया हुआ है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंट में कम लिखा हुआ है। अगर कॉस्ट अकाउंट में कम लिखा हुआ है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था या घटा हुआ था। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड मतलब फाइनेंशियल में वो माइनस किया जितना, कॉस्ट में उतना माइनस नहीं किया, कम माइनस किया। तो मैं शुरू किया कहाँ से, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से। तो अभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फाइनेंशियल रिकॉर्ड घट गया था। ठीक है, कॉस्ट अंडर रिकवर, कॉस्ट अंडर रिकवर्ड का मतलब एक्सपेंस कम चार्ज किया हुआ है। फाइनेंस में एक्सपेंस जितना चार्ज किया है, कॉस्ट में एक्सपेंस उतना चार्ज नहीं किया। तो फाइनेंस में कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर दी तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, घट गया होगा। बट कॉस्ट में क्या हुआ, घटा है, बट पूरा नहीं घटा है जितना घटना चाहिए था, बिकॉज अंडर रिकवर्ड था, अंडर चार्ज था एक्सपेंसेस। तो अभी दोनों का डिफरेंस आ गया। तो अभी किससे किससे हम लोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कॉस्ट रिकॉर्ड में डिफरेंस है, तो कॉस्ट तो नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग शुरू किए हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड था। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, depreciation overcharge in cost accounts, depreciation in stock value written off in the financial accounts 3000, दोनों अलग अलग है। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट मतलब ज्यादा एक्सपेंस लिख दिया, ओवरचार्ज किया मतलब कॉस्ट ओवरचार्ज है, मतलब एक्सपेंसेस ओवर हुआ है, मतलब ज्यादा एक्सपेंस लिख दिया। तो फाइनेंस में माइनस किया था, बट कॉस्ट में ओवर माइनस कर दिया, मतलब प्रॉफिट क्या हो गया होगा, और घट गया होगा। अब क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, फाइनेंस को माइनस करना होगा, तभी जाके मैच करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, डिप्रीशिएशन इन स्टॉक वैल्यू रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स। अच्छा, दोनों एक साथ किया हुआ है, दोनों एक साथ है, ये वाला मिस हो गया मेरे से। फाइनेंशियल अकाउंट डिप्रीशिएशन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना है, 3500। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कितना माइनस किया है, 3500 माइनस किया था, एंड कॉस्ट में कितना माइनस किया है, 2000 माइनस किया है। ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है वो वाला। क्लियर, ডিপ্রিসিয়েশনে अमाउंट দেওয়া আছে অ্যাজ পার কস্ট অ্যাকাউंट 2000 माइनस করেছিল, एक्सपेंस 2000 से घटा था, बट डिप्रिसिएशन फाइनेंशियल अकाउंट में कितना घटा था, 3500, मतलब प्रॉफिट 3500 घट गया था। तो प्रॉफिट 3500 से घट गया था फाइनेंस में, कॉस्ट में घटा था बट 2000 घटा। ठीक है, तो अभी दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, फाइनेंस को ऊपर करके, बिकॉज फाइनेंस से शुरू किए थे, कितना ऊपर करना होगा, 1500 ऊपर करना होगा। नेक्स्ट, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। फाइनेंस में क्रेडिट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, वेरी गुड, फाइनेंस में क्रेडिट हुआ मतलब फाइनेंस बढ़ गया था। तो फाइनेंस बढ़ गया था बट कॉस्ट नहीं बढ़ा था, तो कॉस्ट तो नहीं बढ़ सकता, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली सेम, फाइनेंस में बढ़ गया था तो माइनस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स हम लोग पेमेंट किए कहाँ से, फाइनेंस में, तो इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया फाइनेंस से, वेरी गुड, तो प्लस करना होगा इनकम टैक्स को। ओके, नेक्स्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ, सेम प्लस करना होगा, क्यों बोलो, गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब एक्सपेंस फाइनेंस में कम हो गया बट कॉस्ट में नहीं लिखा, तो फाइनेंस को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या हुआ,
ओवरचार्ज हो गया कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट क्या होगा, घट गया होगा, ठीक है। बट अकाउंट्स में नहीं घटा था उतना, अकाउंट्स में फिर क्या करना होगा, अमाउंट घटाना पड़ेगा, तो 3000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस करके अमाउंट कितना आने वाले, 50,000 नेगेटिव में था, ये सर नो, प्लस वाला 50,000 नेगेटिव में था, मैं एक बार यहाँ पे 100 ये माइनस प्लस हुआ था ये और ये, ठीक है, और ये प्लस हुआ था, तो 8,000 1,500, 8,000 1,500, डेप्रिसिएशन जस्ट लिख देना इन स्टॉक वैल्यू रिटर्न ऑफ प्लस भैया, फिर ओवर चार्ज कुछ भी लिखना इन फाइनेंशियल अकाउंट, डिप्रीशिएशन ओवर चार्ज हुआ था ना फाइनेंशियल अकाउंट में, ज़्यादा लिख दिया था ना, तो 1,500 यहाँ पे ऐड कर देना, उसके बाद 100 माइनस 7,500 माइनस 100 माइनस 7,500 माइनस 100 माइनस 7,500 माइनस इनकम टैक्स गुडविल प्लस फिर 30,000 एंड 5,000, 30,000 प्लस हो जाएगा और 5,000 प्लस हो जाएगा, 3,000 माइनस हो जाएगा। ये वाला क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज बहुत जन को इसमें कन्फ्यूजन होता है। पहले 8,000 प्लस 1,500 प्लस 30,000 प्लस 5,000 कितना होता है, 44,500, ओके। और नीचे वाला अमाउंट कितना होगा, 100 प्लस 7,500 प्लस 3,000 कितना होने वाला है, 10,600 होने वाला है, कितना होने वाला है बताओ, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो 50,000 नेगेटिव है ना, तो 50,000 में माइनस बैठा दो एक बार, 50,000 लिखो और माइनस लिख दो उसके बगल में, हाँ माइनस हो गया ना, ये देखो ना प्लस और माइनस ऐसे रहेगा, हो गया माइनस, बस इसके बाद प्लस क्या है बताओ, प्लस 44,500, उसके बाद माइनस कितना है 10,600 है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 16,100 नेगेटिव में, और कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, प्लस हुआ या माइनस हुआ कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, 16,100 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तुम इसके बगल में क्या लिख दोगे, नेट लॉस, ये भी तो लॉस है ना, एज पर कौन सा अकाउंट, फाइनेंस से हम कहाँ पे आए, कॉस्ट अकाउंट में आए, ठीक है, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है डन। इसके बाद हम लोग जो करने वाले वो मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन है, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन हो गया, जैसे हम लोग करते मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन एग्जैक्टली सेम है, बट प्लस माइनस हम लोग ऐसे करके प्रेजेंट नहीं करके दूसरा ढंग से प्रेजेंट करने वाले, तो वैसा टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ascertain the figure in the profit and loss account by preparing memorandum reconciliation account, profit as per cost record, यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट वगैरह ये सब दे के रखे, ये अलग बात है, पहले तो हम लोग समझना होगा प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट है, हम लोग को याद है कि जो भी इनकम होता था उसका कौन सा बैलेंस होता है, वेरी गुड, जो भी एक्सपेंस है उसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ इनकम ना, इनकम है तो कहाँ पे बैठेगा, प्रॉफिट है तो कहाँ पे बैठेगा, क्रेडिट में, अगर लॉस होता तो डेबिट में। इतना ज़्यादा अगर नहीं सोचना चाहते हो ये भी सोच सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता था, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट आके वो पीएल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है ना, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट आता था ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में कहाँ पे आते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, तो कोई भी प्रॉफिट उससे नहीं जाने वाले, तो लॉस कहाँ पे आने वाले, टू नेट लॉस, मतलब टू लॉस वगैरह जो भी होगा वो डेबिट साइड में आने वाले, ये ये है सोच, मतलब सोच के याद कैसे रख सकते हो, या फिर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, अगर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट में बैठा दो, लॉस का डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में बैठा दो, तो हम लोग क्या बैठाएंगे यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, कितना प्रॉफिट था 1,50,300 का, ओके, जब भी यहाँ पे ये बैठा दिए दैट मीन्स ये इसका प्लस साइन हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाए उसका, बोलो माइनस का हो गया, अगर क्रेडिट साइड में ये बैठ गया तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होने वाला है, और अगर घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होने वाला है,
मतलब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट ही करना होगा ना। तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, तो प्लस करना होगा। तो जहाँ पे बैलेंस बैठ गया वो प्लस प्लस वाला साइड हो गया, ठीक है। और ऊपर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस कभी भी आएगा तो डेबिट साइड में बैठा देना, कभी भी अगर प्लस होगा वो क्रेडिट साइड में बैठा देना। और सोचोगे किससे, एज पर कॉस्ट अकाउंट, तुम लोग कॉस्ट अकाउंट से सोचोगे एकदम, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड, सुनो, बस 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 बस। ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ऑफिस ओवरहेड का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा, वो कहाँ पे कम लिखा हुआ है, फाइनेंस में कम लिखा हुआ है। दैट मीन्स ऑफिस में खर्चा हुआ था, इतना ऑफिस में खर्चा हुआ था तुम्हारा फाइनेंस में, तो फाइनेंस में 1500 लिखा था। एंड जो कॉस्ट अकाउंट में था वो क्या कर दिया, ज्यादा माइनस कर दिया था। हम्म, क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस करना होगा मतलब कहाँ पे भी लिखना होगा, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। दैट मीन्स कंसेप्ट सेम है, ठीक है, प्रेजेंटेशन अलग है। सोच वही, प्रेजेंटेशन नहीं, ठीक है, बट प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन शोन एक्सेस इन कॉस्ट बुक, मतलब कॉस्ट बुक में ज्यादा डेप्रिसिएशन करके रखा था, अब तो ज्यादा माइनस करके रखा था ना। आप फाइनेंस को तो तुम टच नहीं कर सकते, तो कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स क्रेडिट से नहीं बैठेगा। तो बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन 950 है, ठीक है। शोन एक्सेस, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंस में, तो फाइनेंस बढ़ गया तो कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 495, ठीक है। 4 आंख लगा के भी दिख नहीं पाते। नेक्स्ट, रिसीव्ड ऑफ इनकम फ्रॉम शेयर ट्रांसफर, पैसा मिला, शेयर कहाँ पे आता है, फाइनेंस में, तो फाइनेंस बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ा दो। रिसीव्ड ऑफ इनकम फ्रॉम शेयर, रिसिप्ट रिसिप्ट शेयर ट्रांसफर, ठीक है। कितना है, 120, ओके, 120। एंड लास्ट में क्या दिया हुआ है, अच्छे से देखो एक बार, प्रोविजन मेड ऑन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रोविजन किया मतलब फाइनेंस कम हो गया, तो कॉस्ट को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो डिविजन में आ जाएगा 2, प्रोविजन मेड ऑन इनकम टैक्स, मेड फॉर इनकम टैक्स, कितना अमाउंट आने वाला है, 120, no 120 আছে নাকি, 48,500, 48,500 আছে। एक चीज मिस करके गए हम लोग, ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला, ऑफिस ओवरहेड से शुरू कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखे थे। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर था, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर मतलब
कॉस्ट में माइनस किया, ठीक है, और फाइनेंस में माइनस किया, बट फाइनेंस में ज़्यादा माइनस कर दिया, है ना। तो कॉस्ट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड, टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ठीक है, 4000। अब बैलेंस देखो कितना आता है, 1,50,300, 153,365, 153,365 -4,000 -48,500, अमाउंट आने वाला है कितना, 100,865 टू नेट प्रॉफिट एज पर क्या होने वाला है, कॉस्ट या फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। ये वाला जो सम है ना, ठीक है, ये सम में तुमको क्या करना होगा, पहले कॉस्ट शीट बनाने बोल रहे हैं, अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट बनाओ जो कि प्रॉफिट शो करेगा कॉस्ट अकाउंट में। तो ये कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट को हम लोग को डिटरमाइन देखना होगा, निकालना होगा। एंड उसके बाद बोल रहे हैं क्या, उस स्टेटमेंट एक बनाओ जहाँ पे रिकॉन्सिलेशन करोगे प्रॉफिट का, डिस्क्लोज इन द कॉस्ट अकाउंट विद द प्रॉफिट ऑफ शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो हम लोग को क्या करना होगा, जो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आया उससे हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट में जाना होगा। अगर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट में जाएंगे कैसे। फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट पता है, कहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट पता है, यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ये वाला 24,000 नेट प्रॉफिट आया, ये पता है फाइनेंशियल अकाउंट का है। ये जो फाइनेंशियल बुक है, यहाँ पे फाइनेंशियल बुक का नेट प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट है 24,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बट मेरे को बोल रहा है क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कॉस्ट अकाउंट से फाइनेंशियल अकाउंट पे जाना है, ओके, मतलब कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में जाना है, और कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट मेरे को पता ही नहीं है, इसलिए मेरे को क्या करना होगा, शुरू करना होगा कॉस्ट अकाउंट से, मतलब कॉस्ट शीट बना के उसका प्रॉफिट देखना होगा पहले, फिर हम लोग को उस प्रॉफिट से जाना होगा कहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में। बात समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। एक बार ईयर में आया हुआ था, बट छोटा वाला क्वेश्चन आया हुआ था, बोल छी 2009 में, ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम 2024 में भी आया था, बट 2024 में नहीं बोला था कि कॉस्ट अकाउंट बनाओ, कॉस्ट शीट बनाओ, क्या बोला था, बोला प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन बनाओ। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन काट के नीचे वाला पोर्शन समझाया, क्लियर। तो ऊपर वाला पोर्शन काट के मैं क्या किया, नीचे वाला पोर्शन समझाया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉन्सिल द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट विद द कॉस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे भी बोला था कॉस्ट अकाउंट को बेस करके फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट निकालो, बट मैं क्या किया, ये काट दिया, बिकॉज 2024 में जो सम आया था वहाँ पे खाली प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन बोला था। ये सुनो समझ में आया कि नहीं आया, तो इसीलिए मैं काट दिया। बट अगर ऐसा क्वेश्चन बनाने दिया है कि कॉस्ट शीट भी बनाओ उसके बाद ये भी बनाओ, तो कैसे करने, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 10 नंबर में रिकॉन्सिलेशन ही खाली दे सकता है, ओके, बात समझ में आया। तो हम लोग पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे बनाते थे कॉस्ट शीट, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, बताओ जल्दी से, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस
क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ऐसे करके करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है बताओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट शीट, ठीक है, कॉस्ट शीट में शो कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट शीट में ये वाला फाइनेंशियल अकाउंट है, दोनों को मिक्स मैच नहीं करना है। ये फाइनेंशियल बुक का है और ये कॉस्ट शीट में कॉस्ट कितना है, 13 रुपए करके। कॉस्ट कितना है बताओ, 13 रुपीज करके है, ओके। एक एक यूनिट का प्राइस कितना है, 13 रुपीज करके है। तो 13 पर यूनिट है, तो मेरे को यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यूनिट कहाँ पे दिया हुआ है, देखो ओपनिंग स्टॉक था 500, ओके, ओपनिंग स्टॉक था 500, सेल हुआ था 10,250 एंड क्लोजिंग स्टॉक था 250। तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, रॉ मटेरियल का वो तो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है और सेल हुआ है। तो प्रोडक्शन कितना हुआ, याद है प्रोडक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, आप भूल भाल गए। प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू सेल्स। क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या पता है, एक बार मोबाइल निकालो और मोबाइल में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 500 है। प्रोडक्शन मेरे को पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे को पता है 250 यूनिट्स, और सेल कितना दिया हुआ है 10,250। तो 10,250 प्लस 250, तो 500 हो गया। 500 माइनस करेंगे तो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 10,000 यूनिट्स हो जाएगा। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ पहले एक बार लिख लेना होगा, बट हम लोग क्या करेंगे इसको एक बार वर्किंग नोट्स में, मतलब नीचे वाला पोर्शन में मैं लिख के रख देंगे। उतना पोर्शन नहीं चाहिए तो इस पोर्शन में जस्ट प्रोडक्शन वाला पोर्शन लिख के रखो वर्किंग नोट्स बोल के। कि कैसे करके हम लोग प्रोडक्शन निकाले, क्योंकि एग्जाम के टाइम में तो याद नहीं रहने वाले ना। तो पहले ये वाला लिख लो एक बार। तो कॉस्ट शीट में अभी हम लोग को क्या करना होगा, मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है तुम्हारा 10,000, तो हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम पहला। ফার্স্টে তুই গ্র্যাজুয়েশন কর, তারপরে তোর গভর্নমেন্ট জব হবে একদম। হুম, 13 नेक्स्ट सेकंड। तो मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया, 10,000 इंटू 13, दैट इज 1,30,000। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे, डन। ये बेकार एक ही बनाए, उसके बाद उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट वेजेस। कुछ टाइम पहले तुम सेमिस्टर 2 से आई हो। द लेबर कॉस्ट, एक साल भी नहीं हुआ, द लेबर कॉस्ट 7.50 पर यूनिट, ये भी यूनिट के ऊपर डिपेंड किया, 7.5 यूनिट्स, ओके। दोनों मिला के कितना हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, नॉन इंटीग्रेटेड में भी काम आने वाला है। नॉन इंटीग्रेटेड में तुम्हारा वो जो जब बताए थे फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसमें काम आ जाएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरी गुड,
फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोल रहे हैं, आर एब्जॉर्ब 60% ऑफ द लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितना है मेरा, 75,000, उसका 60% होने वाला है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड, 45,000। 2,50,000 होने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑफिस का खर्चा। उतना भी डिटेल्स में नहीं आने वाला है, ये प्लस माइनस सेल, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नहीं आने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, दैट मीन्स 20%, 25% ऑफ द 20% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट मतलब 2,50,000 इंटू 20%। इसीलिए वर्क कॉस्ट के बगल में मैं फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख के रखा हूँ जिससे समझ में आए। दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 लाख। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यूड एट 22.50 पर यूनिट। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है, ये देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, बोलो, 22.50, 500 यूनिट्स था ऊपर में, इंटू 22.50। और क्लोजिंग स्टॉक का अभी क्या है, कितना यूनिट्स है, कितने यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है, ये नीचे दिया हुआ है 250 यूनिट्स है ना। ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये फिनिश गुड्स वाला है, ठीक है। तो कितने यूनिट्स है बताओ, 250 यूनिट्स। ओके, अब अच्छे से दिमाग लगा के सुनना, यहाँ पे कुछ बोला है कि कितना रेट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का रेट कितना है बोला है क्वेश्चन में। तो क्या करना है, वेरी गुड, हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, फीफो मेथड यूज करते हैं। फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन सा इन हुआ था, ओपनिंग, वो तो निकल गया। फिर कौन सा इन हुआ था बताओ, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से पड़ा रहेगा। तो प्रोडक्शन कितना था, 3 लाख रुपए था, और कितने यूनिट्स के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है अभी, 250 यूनिट्स के लिए, फिर कितना होगा, याद आया, याद आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए, और 250 क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर। तो कितना होने वाला है, एक तो होने वाला है 500 इंटू 22.5, ये 500 इंटू 22.5, 1,11,250। एंड दूसरा हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 10,000 इंटू 250,
7,500। अब इन दोनों का देखो, दोनों बैलेंस डिफरेंट है, ये सुनो। देखो यहाँ पे 11,250 आया एज पर कॉस्ट शीट, एंड एज पर अकाउंट्स कितना है 8,750। कंपेयर कैसे, समझ में आया कंपेयर कैसे करना है? एज पर कॉस्ट अकाउंट 7,500 है, एंड एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 6,250 है। ऐसे करके कंपेयर करना होगा, ये सब कंपेयर करके फिर करना होगा। ये कंपेयर करके जो भी चीज़ था वो ऑलरेडी बता दिया था हम लोग को, पहले जो भी सम्स करते थे। यहाँ पे ऐसे देखना होगा, दिमाग लगा के करना होगा। तो 3 लाख प्लस 11,250 माइनस 7,500 कितना आने वाले हैं? 303,750। 303,750 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है देखो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है देखो, 3 रुपये पर यूनिट। अब ये 3 रुपये पर यूनिट किसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है? वेरी गुड। तो सेल कितना है? 10,250। क्लियर? 10,250 यूनिट्स, 3 रुपये 3 रुपये। थ्री जीरो। अब ये प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को? वेरी गुड। एकदम अब खरीदो। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद एड प्रॉफिट, तो आ जाएगा टोटल सेल्स। उसको कब समझ में आएगा पता है? जब एग्जाम के टाइम में कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। टोटल सेल्स, ठीक है। ओके, मेरे को बताओ टोटल सेल्स। सेल कितना है बताओ? सेल तो दोनों में ही सेम रहेगा। सेल कितना है यहाँ पे? 358,750। ये सुन लो, 358,750। तो बैलेंस शीट फिगर कितना होगा? क्या करेंगे? ये तो सेल दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो है। वो सेल दिया। तो एज पर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 24,250। अब देखो, एज पर कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट कितना आया तुम्हारा? 24,250 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। बट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना आया देखो? 24,000। दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना? दोनों डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं बताओ? कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दोनों डिफरेंट है। तो जब दोनों डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या करना होगा? प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, उसको सही करने के लिए। तो पहला हम लोग को करने दिया था 1, वो ऑलरेडी हम लोग कर लिए। नेक्स्ट वाला करने दिया है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स हम लोग को कौन सा फॉर्मेट करना होगा? मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन हम लोग सीख लिए थे। हम लोग कौन सा মেমোরেন্ডাম রিকনসিলিয়েশন? তো আমি আগের দিন বোঝালাম, তুই আগের দিন ক্লাসে এসেছিলিস। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, চলো।
हाँ सेल पता है, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, हो गया आराम से। ठीक है। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग ये वाला बना लो, प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम लोग रिकॉन्सिलिएशन वाला कर लेते हैं। कहाँ से शुरू करने वाले हम लोग? फ्रॉम कॉस्ट टू फाइनेंशियल, क्लियर। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है? 24,250। तो लिखना होगा यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 24,250। इसके बाद एड एंड लेस, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, एक एक करके कंपेयर करके, एक एक करके हम शुरू करते हैं। फर्स्ट कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? बोलो। 8750 एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 8750 क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 11,250। तो ये एक्सपेंस के साइड में लिखा हुआ है या इनकम के साइड में लिखा हुआ है? एक्सपेंस के साइड में लिखा हुआ है फिनिश गुड्स, यस और नो? तो अब सोचो, फिनिश गुड्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 8750 हुआ, दैट्स वाई प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। एंड कॉस्ट अकाउंट में कितना लिखे थे हम लोग बताओ? 11,250। कॉस्ट अकाउंट और भी डिक्रीज हो गया था। ओपनिंग स्टॉक तो एक्सपेंस साइड में आता है, और एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो गया। अब दोनों कैसे कैसे इक्वल करेंगे? कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट से शुरू किए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ज़्यादा चार्ज कर दिया ना, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितना हो गया इन कॉस्ट अकाउंट? 11,250 माइनस 8750 कितना आने वाला है? वेरी गुड, 2,500। फिर ये वाला हो गया। नेक्स्ट वन, उसके बाद मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ था देखो। ओपनिंग स्टॉक हम लोग का हो गया, ठीक। ओपनिंग स्टॉक के साथ हम लोग कंपेयर कर लिए। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,500। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,250। क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड 6,250। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आया मतलब इनकम बढ़ जाएगा ना। एंड एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना दिया हुआ है? कितना? 7,500 माइनस करके कम करना होगा। तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। কি হলো বল? ক্লোজিং স্টক ওভার ভ্যালু মানে কি হলো? ইনকাম বেড়ে গেছে না? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन कॉस्ट अकाउंट 7,500 माइनस 6,250 कितना हो जाएगा? बोलो एक बार। 1,250 ना, ठीक है। डन। हाँ ऊपर में प्लस माइनस, प्लस के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। नहीं तुम लोग बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 1,30,000। एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे कितना है? 1,30,000। सेम सेम। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे कितना है? 75। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितना है? 75। सेम सेम, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस था वो कर दिए। मटेरियल वेजेस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट तो काम नहीं आता। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कितना है?
47,375 एंड हम लोग के रिकॉर्ड पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 45 डिफरेंट फैक्ट्री ओवरहेड कितना है यहाँ पे 45,375 यहाँ पे कितना है 45,000 तो एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड कितना डिक्रीज हुआ 47,375 एंड एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना डिक्रीज हुआ 45,000 तो फैक्ट्री ओवरहेड में माइनस हो जाएगा कैसे करना होगा समझ में आया फैक्ट्री एक एक करके कंपेयर करना फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट यस और नो कितना ओवरचार्ज किया माइनस करके बताओ 47,375 माइनस 45,2375 बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से ठीक है डन नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है बताओ ओपनिंग हो गया मटेरियल हो गया ये हो गया ये सेल तो सेम ही था क्लोजिंग स्टॉक सेम ही हो गया फैक्ट्री पर समझ में आया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होगा बताओ 53,000 एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस वाला है 53,000 है और यहाँ पे ऑफिस कितना है 50,000 फाइनेंशियल में 53 लिखा कॉस्ट में 50 लिखा और 3,000 इंक्रीज करना होगा तो सेम ऑफिस ओवरहेड फाइनेंशियल में कितना लिखा हुआ है बताओ देख के बताओ और कॉस्ट में कॉपी में कॉस्ट तो तुम कॉपी में निकाले ना कितना है 50 तो वहाँ पे 53 डिक्रीज हुआ और यहाँ पे 50,000 डिक्रीज हुआ और 3,000 डिक्रीज करना होगा ना तो ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ठीक है अगर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से सोच के बता रहे हो तो अंडर चार्ज है अगर फाइनेंशियल अकाउंट के से सोच के बता रहे हो तो ओवर चार्ज क्या समझ में आया तो 40 कितना था यहाँ पे 53,000 और यहाँ पे कितना है 50,000 3,000 डिक्रीज हो जाएगा ये भी हम लोग का हो गया क्लियर नेक्स्ट वाले के साथ कंपेयर करो सेलिंग 27,500 यहाँ पे सेलिंग कितना है 27,000 यहाँ पे कम हुआ 27,500 कॉस्ट पे कितना कम हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर चार्ज कहाँ पे इन कॉस्ट अकाउंट नहीं तो तभी अच्छा है टाइम कंज्यूमिंग है ठीक है थ्री टू फाइव जीरो ओके नेक्स्ट नहीं कॉस्ट से सोचे ना हम इसीलिए कॉस्ट में लिखे कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से सोच के लिखे डन प्रियंका बुझते पाরছিস বর্ষা বুঝতে পারছিস ईशा ओके ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट वन चलो देखो अच्छा बैड डेट तो आता ही नहीं है कॉस्ट में तो बैड डेट माइनस हो गया कॉस्ट में ऐसा फाइनेंस में नहीं हुआ कुछ भी तो क्या करना होगा क्या बढ़ाना होगा कॉस्ट के हिसाब से सोच रहे हैं ना तो बैड डेट टू थाउजेंड क्लियर बैड डेट 2,000 समझ में आ गया एग्जैक्टली व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस काम शुरू का खर्चा तो वो भी माइनस नहीं किया तो माइनस कर दो
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2500। जनरल में तो आने का चांसेस ही नहीं है ये। अगर ये आ गया जनरल वाला हाथ उठा देगा ना ना मेरे से ना होगा हमको बख्श दो। ओके नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, दोनों ही कहाँ पे लिखा हुआ है? फाइनेंस में। एंड दोनों रेंट रिसीव एंड इन रेंट रिसीव में इनकम बढ़ गया फाइनेंशियल में, तो कॉस्ट का भी इनकम बढ़ाना होगा एकदम, दोनों ही प्लस प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड 125 5000। ओके ठीक है, और बताओ कुछ और डिफरेंस है? भाई देखो, फैक्ट्री ओवरहेड देख लिया, ऑफिस ओवरहेड देख लिया, सेलिंग देख लिया, यहाँ पे कुछ भी और नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कॉस्ट में ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे, ऐड करके बाहर 10875, उसके बाद ये वाला प्लस करके कितना आया 1250 प्लस 2375 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 2500 कितना आ गया 11125। तो 24250 प्लस 10875 माइनस 11125 24000। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, देखो मैच कर गया। नेट प्रॉफिट एज पर क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट। হ্যাঁ উপরে যদি নেট, হ্যাঁ উপরে যদি কস্ট থাকে নিচে ফাইন্যান্স, উপরে যদি ফাইন্যান্স থাকে নিচে কস্ট। ओके नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, बात समझ में आया? ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, क्लियर? ऊपर में अगर कॉस्ट अकाउंट है तो नीचे क्या होने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंट होने वाला है। ओके अब ये नेट प्रॉफिट देखो, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो आया था 24,000, यहाँ पे भी देखो 24,000 दिया हुआ नेट प्रॉफिट, ये सुनो देख के सेम, अगर सेम आ गया मतलब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, पूरा करेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंट रुक जा, ओहो एचजीबी क्या कितना सुनो 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 बेटा, तो ये सारा ईयर एक बार ट्राई कर लेना, 2024 ऑलरेडी हो चुका है हम लोग का, तो ये 2015 से लेके ये सारा ईयर आया हुआ था, एक बार जस्ट देख लेना प्लस माइनस, और बाकी ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा चैप्टर तो हो जाएगा, और वो वाला जस्ट प्रैक्टिस के लिए देखो, देखो नहीं देखो नहीं देखो, ठीक है। और ये इससे 10 नंबर कंपलसरी आने वाला है तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से ये करके जाना है, 10 नंबर आएगा ही आएगा, और हर साल में देखो आया भी है, ठीक है। चलो डन, ये चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म, ठीक है।